बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 13 अक्टूबर और पाकिस्तान में इतवार की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें हैं और मेरा तज्जिया। आज खबरों से पहले आपके सामने एक तज्जिया रखना है। तज्जिया है जनाब हबीब अकरम साहब के हाल ही में शाया होने वाले एक वीलॉग पर। हबीब अकरम पाकिस्तान के जाने माने सहाफ़ी, वीलॉगर, तज्जिया निगार और रिपोर्टर हैं। हबीब अकरम साहब का मैं ज़ाती हैसियत में भी बहुत एहतराम करता हूँ। हबीब अकरम साहब का मेरे साथ पहला टाकरा गालिबन 2018 की शुरुआत में हुआ। इलेक्शन 2018 से पहले मुझे जनाब डॉक्टर मोईद पीरज़ादा साहब ने अपने शो में ले रखा था। मैं अमेरिका की यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर के तौर पर अमेरिकी जो सियासत थी उस वक्त की, उसके ऊपर तबादला ख्याल करने के लिए उस प्रोग्राम में शामिल हुआ था। और हबीब अकरम साहब की जो वजह शोहरत है पाकिस्तान में, वो उनके इलेक्शन से पहले के सर्वेज होते हैं। हबीब अकरम साहब बहुत मुस्तनद सर्वे मास्टर माने जाते हैं क्योंकि वो ग्राउंड पर जाके सर्वेज करते हैं और लोगों के सामने एक ऐसी मंजरकशी करते हैं कि उन्हें इलेक्शन से पहले ही नताइज के बारे में थोड़ा सा अदराक हो जाता है। और अमूमी तौर पर या ज़्यादातर, अगर बहुत ज़्यादा धांधली ना हो, तो हबीब अकरम साहब के जो नताइज होते हैं सर्वेज के, वो बिल्कुल असल हकीकत के करीब होते हैं। बहरहाल वो जो टीवी प्रोग्राम था जिसमें मैं अमरीकी सियासत के ऊपर बातचीत करने के लिए बैठा था, उसी में हबीब अकरम साहब पाकिस्तानी जो इलेक्शन आ रहे थे उनके ऊपर अपनी ब्रीफिंग दे रहे थे ग्राउंड से कि सर्वेज क्या कह रहे हैं। जब उन्होंने ब्रीफिंग दे डाली तो मैंने भी अपनी कुछ गुजारिशात उस शो के अंदर रखी। तो हबीब अकरम साहब स्क्रीन पर बैठे हुए एकदम से चौंक गए कि अमेरिका में शिकागो में बैठा हुआ एक प्रोफेसर जो पाकिस्तान में नहीं है, वो पाकिस्तान के साहिवाल के, फैसलाबाद के, टोबा टेक सिंह के हलकों के ऊपर किस तरीके से बात कर रहा है। अच्छा, हबीब अकरम साहब ने वापसी में शायद ये मेक श्योर करने के लिए कि ऐसे ही गप्पे हाँक रहा है ये बंदा या इसको वाकई ग्राउंड का कुछ पता है, तो मेरे से को 2-3 हलकों के बारे में सवाल दाग दिया कि जरा चिन्योट के हलके के बारे में बताएं, वहां कौन कौन एक दूसरे के सामने और क्या मुतवक्के नताइज है, और कुछ और हलकों के। और मैंने हबीब अकरम साहब के अल्लाह ने बचा लिया कि वो मैंने दुरुस्त जवाब दिए कि चिन्योट से उस हलके से कौन कौन इलेक्शन लड़ रहा है और जीतने के चांसेस क्या होंगे। और फिर जब नताइज आए तो तकरीबन वही नताइज आए जो मैंने प्रेडिक्ट किए थे। बहरहाल यहां से हमारा इंटरेक्शन शुरू हुआ और मैं आपको अक्सर कहता रहता हूं कि हबीब अकरम साहब बहुत मंजे हुए तज्जिया निगार हैं, उनको जरूर सुना कीजिए। लेकिन हाल ही में उनका जो मैंने वीलॉग देखा उसने मुझे जरा थोड़ा सा चौंकाया, क्योंकि उसमें उन्होंने एक मिलिट्री जनरल साहब को बहुत सारा क्रेडिट दिया। पाकिस्तान के अंदर जो 5 बिजली की आईपीपीज या बिजली बनाने वाले कारखानों के मुआहदे हाल ही में कैंसिल हुए, तो उसमें उन्होंने जनरल साहब के बारे में बहुत लंबी चौड़ी बात की और पूरा क्रेडिट उनको दिया कि किस तरीके से जनरल साहब ने बहुत अरक्रेजी की, उन मुकदमात को बहुत उन मुआहदों को बहुत बारीक बीनी से देखा और फिर उन्हें यकसर मुस्तरद करते हुए उन्हें कैंसिल करवा दिया और पाकिस्तान को हर साल 60 से 80 अरब रुपए बचेंगे। मैं इस अब ये मेरे लिए इंसिडेंट के ऊपर बात हैरानी का तज्जिया था इन जनरल साहब हबीब अकरम साहब ना सिर्फ इसकी सपोर्ट कर रहे थे कि जनरल साहब ने ये किया, उनको ये करना चाहिए था, बल्कि हबीब अकरम साहब और मेरा काम इससे और आगे के लिए भी ऐसे काम का नहीं राह हमवार, बल्कि ओवरऑल अब अमूमी तौर पर तो ये बात लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के अगर पाकिस्तान चल रहे हैं 50 अरब या 60 अरब या 80, मैं ये बात करूंगा कि जब इन 5 पहला सवाल जब जनरल साहब ने मुआहदों के बारे में अच्छी बात है, तो इसमें जनरल साहब ने अरक्रेजी के साथ देखा कि ये गलत हुए तो उनको कैंसिल करवा दिया और पाकिस्तान को पैसे बच रहे। इसका मतलब ये मुआहदे गलत हुए। ये मुआहदे किसी हुकूमत ने किए होंगे, किसी ने इसकी अप्रूवल दी होगी, उसमें ब्यूरोक्रेसी होगी, उसमें कंसल्टेंट होंगे, एक्सपर्ट होंगे, किसी ने राय दी होगी, किसी ने इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई होगी। इसका मतलब उन तमाम लोगों ने करप्शन की होगी। इसका मतलब ये जो मुआहदे थे ये शायद 20, 25, 30 साल से हुए हैं। इसका मतलब हर साल भी अगर आप देखें, अगर कौम 80 अरब रुपया हर साल दे रही थी तो अभी तक 1000, 1500 या 2000 अरब रुपए तक ये बिजली घर नाजायज़ तरीके से पाकिस्तान से ले चुके होंगे। इसका मतलब गरीब कौम का बहुत सारा पैसा लूटा जा चुका होगा। तो अब सवाल ये है कि जब जनरल साहब ने इनको कैंसिल करवाया तो वो जितने चोर थे जिन्होंने ये मुआहदा किया था, जिन्होंने इसके अंदर सहूलतकारी की थी, जिनके साथ ये हुआ था, जो पैसा लूटा गया वो वापस क्यों नहीं मिल रहा? निशानदेही क्यों नहीं हो रही कि किस किस ने लूटा, वो किसने करनी है? अगर ये मुआहदे गलत और सही का काम जनरल साहब ने किया है तो क्या उन चोरों को किसी और ने पकड़ना है? वो भी तो इन्होंने ही करना था। ये तो पहली बात हो गई। अब हम दूसरी तरफ आते हैं। दूसरी तरफ ये आते हैं कि अब पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी है वो बहुत बड़ा मसला है।
एक तो हम पंखा चलाते हैं, उससे हम बल्ब चलाते हैं, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा यूजेज है वो इंडस्ट्री के अंदर है, सनत के अंदर है। जब आप सनत को सस्ती बिजली देंगे तो वो उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी और वो जो उसकी प्रोडक्शन कास्ट है वो कम होगी, जिससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ेगी, क्योंकि आलमी मार्केट में हम कंपैरेटिव हो जाएंगे प्राइस वाइज, हम सस्ती कीमत पर चीज़ें बेच सकेंगे, जिससे हमें ऑर्डर ज़्यादा मिलेंगे, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी तो मुल्क के अंदर डॉलर ज़्यादा आएंगे, ओवरऑल मुल्क के अंदर बेहतरी आएगी। तो इसका मतलब यह है कि आप हबीब अकरम साहब एक किस्म का मिलिट्री जनरल्स की जो इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है या पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर उसको वो जायज़ करार दे रहे हैं। ठीक हो गया। अब अगर आप इस इन्वॉल्वमेंट को आज जायज़ दे रहे हैं और सताइश कर रहे हैं, तो फिर कल को जनरल साहब ये भी बता सकेंगे कि फलां बंदे को इस चीज़ का मिनिस्टर होना चाहिए। और अगर वो ये बता सकेंगे तो ये भी तो हो सकता है कि वो सोचेंगे यार मौजूदा लोगों के अंदर किसी में इतना फहम नहीं है, तो इसलिए फलां बंदे को मिनिस्टर होना चाहिए, इसके लिए फलां पार्टी को उसे टिकट देना चाहिए, फिर उसे जीतना चाहिए और फिर उसे मिनिस्टर बनना चाहिए, और फिर वो सनत का या एनर्जी का या किसी भी चीज़ का वो मिनिस्टर होना चाहिए। तो हबीब अकरम साहब से मेरा सवाल ये है कि अगर हमने ये रास्ता खोलना है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं हबीब अकरम साहब पर कोई तनकीद नहीं कर रहा, जनरल साहब पर कोई तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन एक लार्जर क्वेश्चन हबीब अकरम साहब के लिए छोड़ रहा हूं कि अगर इतने अहम जो इकोनॉमी का डिसीजन है, दूसरे लफ्जों में जो सनत का डिसीजन है और जो रियासत का डिसीजन है, और जाहिर है वो सियासत का भी डिसीजन है, तो फिर आप मुझे बताइए कि फिर आप दूसरी चीज़ों में आप पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से रोकेंगे, और आप ये किस तरीके से फैसला करेंगे कि आपने पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं करने देनी और जो सियासी फैसला साजी है उसके ऊपर आपने कुछ सवालात उठाने हैं। ये मेरा इसके ऊपर तजिया था। अच्छा जी, अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर यह है कि इमरान खान साहब तो आपको पता है कि अडयाला जेल में कैद हैं, लेकिन उनकी दोनों बहनें अलीमा खानम साहबा और उज़मा खानम साहबा को जेहलम की जेल के अंदर शिफ्ट किया गया है। वजह यही है, मैंने जैसे आपको बताया कि अलीमा खानम साहबा को ये ऑप्शन दिया गया था कि अगर वो डी चौक का जो धरना है उसे कॉल ऑफ कर दें, इमरान खान से पूछे बगैर, बात किए बगैर वो उसे कॉल ऑफ कर दें, तो फिर उन पर कोई पर्चा नहीं दिया जाएगा, उन्हें किसी जेल में नहीं रखा जाएगा। और जब उन्होंने इनकार कर दिया तो उन्हें अब जेहलम की जेल में रखा गया है, और साथ साथ ये भी मेक श्योर किया गया है कि कहीं जेल के अंदर जेल का जो स्टाफ है वो उनकी इमरान खान साहब से इन दिनों में मुलाकात ना करवा दे। उसकी वजह यह है कि अलीमा खानम साहबा तो रिमांड की वजह से बाहर आ रही हैं और अदालत में पेश हो रही हैं, इसलिए रावलपिंडी इस्लामाबाद से कैद होने के बावजूद उन्हें ऑल द वे जाकर जेहलम में रखा हुआ है। मैं ये आपको श्योरिटी के साथ बता रहा हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि अगले कई दिन तक कोई शख्स भी इमरान खान से मिले और वो उनका पैगाम लेकर बाहर आए। अब ये डर किस बात का है ये आप खुद ही समझ सकते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अगली खबर ये है कि उमर अयूब साहब ने जियो टीवी के ऊपर एक इंटरव्यू दिया, बहुत ही उन्होंने जबरदस्त बात कही, और वो पश्तून जिरगा के बारे में उन्होंने बात कही, और उन्होंने कहा कि ये लोग होश के नौखन नहीं लेते, ये लोग समझते नहीं हैं कि ये सब कुछ क्या कर रहे हैं, और ये ताकत का इस्तेमाल करते हैं जो इनके गले पड़ जाती है और फिर ये पछताते हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ को आड़े हाथों लिया, उन्होंने मौजूदा मोहसिन नकवी साहब को आड़े हाथों लिया, और साथ साथ उन्होंने कहा कि डीजी, जी हाँ, इंटेलिजेंस के डीजी, अब पता नहीं डीजी ऐसा ही कह रहे थे या डीजीएमआई कह रहे थे, लेकिन डीजी उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस के डीजी या डीजीआईबी कह रहे थे, क्योंकि उन्होंने एग्जैक्ट नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि डीजी इंटेलिजेंस जो थे वो तरले कर रहे थे बाहर बैठे अली अमीन गंडापुर के कि किसी तरीके से हमारी जान छुड़वाएं, और ये जो लोगों की वहाँ 4 लोग शहीद हो गए हैं, अब इसके बाद जो उसकी रेमिफिकेशंस होनी है उसको ज़रा कंट्रोल करें। और उन्होंने कहा कि उनके तरले किए गए, और जाहिर है वो दुरुस्त बात कर रहे हैं कि अगर ये शहादतें जो हुई ये बात फैलती और इसको जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और दूसरे लोगों ने, अकाबरीन ने जिस तरीके से अक्लमंदी से इसको सुलझाया, ना सुलझाते तो ये आग फैलते फैलते पता नहीं कहाँ तक चली जाती। तो ये बात तो उमर अयूब साहब की मैं बिल्कुल दुरुस्त मानता हूँ कि ये बहुत ही बेवकूफ़ी थी जिसने भी की, और ये नहीं करना चाहिए था ताकत का इस्तेमाल। ये तज्जिया मैं आपको दे चुका हूँ उससे पहले पिछले व्लॉग में कि ये ओवरऑल जो पश्तून जरगा और ये जो पीटीएम है, ये मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय है कि ये शायद इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है पश्तून बेल्ट में उसको कम करने के लिए ये किया जा रहा है।
और एक पैरेलल फोर्स जो है वो क्रिएट की जा रही है। मेरा पिछला वीलॉग देख लीजिए, उसमें मैंने पूरी तफसील के साथ इसको डिस्कस किया, और उससे पहले भी एक आध दिन मैंने इसको पूरी तफसील के साथ डिस्कस किया हुआ है। लेकिन यहां मैं उमर अयूब साहब का ये जो उन्होंने बयान दिया उसकी सताइश भी करता हूं, और मैं ये समझता हूं कि उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात की। लेकिन क्योंकि मुझे सारी पिक्चर आपके सामने रखनी होती है, जो सोशल मीडिया पर मैंने कई लोगों का एक सवाल देखा जो उमर अयूब साहब के इस तज्जिए पर था, और वो सवाल बहुत ही ज़बरदस्त है। एक लिखने वाले ने यह सवाल पूछा कि उमर अयूब साहब अगर ये बात दुरुस्त कह रहे हैं कि डीजी इंटेलिजेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तरले कर रहे थे कि अब हमें बेल आउट करवाइए, हमारी जान छुड़वाइए जो कुछ वहां हुआ है, तो उन्होंने सवाल पूछा कि फिर बदले में तहरीक इंसाफ ने अपने वर्कर्स की जो है वो रिहाई और इमरान खान से मुलाकात का मुतालबा क्यों नहीं किया। अब इस सवाल में जान है, ये आप जो भी कहें, उमर अयूब साहब की बात में भी भरपूर जान है, और वापसी पर जो सवाल उनके सामने रखा गया है उसमें भी भरपूर जान है कि जब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अगर फंस गई है तो फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वापस उनको यह क्यों नहीं कहा कि हमारे तमाम वर्कर छोड़े, इमरान खान से मुलाकात बहाल करवाएं और हम आपकी जान यहां से छुड़वाते हैं। तो एक तरफ अगर तहरीक इंसाफ उनको बकौल उमर अयूब साहब के बेल आउट कर रही है, तो फिर वापसी में कुछ क्यों नहीं मांगा गया। तो ये एक बड़ा तगड़ी ऑब्जर्वेशन है सोशल मीडिया पर, इसलिए मैंने सोचा दोनों बातें आपके सामने रख दूं, फैसला आपने करना है। आगे चलते हैं जी। अगली खबर आपके सामने ये कि आईनी तरमीम को चैलेंज कर रखा था डिफरेंट हाई कोर्ट्स के अंदर भी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी। असद तूर ने बहुत ही खूब कहा कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो इस टाइम जो है वो जैसे वो 1122 की इमरजेंसी सर्विस है ना, वही बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि काजी फायज ईसा हुकूमत को हर जगह पर किसी ना किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि रेस्क्यू करें, और उनका दिल ये है कि कोई ऐसा केस जिसमें हुकूमत फंस जाए, इससे पहले कि वो फंसे मैं उससे पहले ही उन्हें फारिग कर दूं। और यही काजी फायज ईसा साहब ने किया है। अब किस चीज में किया ये काम उन्होंने आईनी तरामीम, जो शैतानी तरामीम को चैलेंज किया था, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया था और हाई कोर्ट्स में भी चैलेंज किया गया है। अब पेशावर हाई कोर्ट इसे ऑलरेडी मेरा ख्याल है सुन रही है, तो काजी साहब ने सोचा कि कहीं पेशावर हाई कोर्ट इसे सुन के इस पर स्टे ऑर्डर ना दे दे कि पहले आईनी तरामीम का मुसव्वदा पब्लिक करें, और आईनी तरामीम का मुसव्वदा पब्लिक करके अवाम के सामने रखें, वो मीडिया में आए, सोशल मीडिया में आए, लोग उसके ऊपर डिस्कस करें, वुकला उस पर राय दें, आईनी माहिरीन राय दें, और एक लार्जर विजडम उसके अंदर इंकलकेट हो, और उसके ऊपर भरपूर बातचीत के बाद वो कशीद करके जो उसमें से सही एसेंस हो वो फिर तरामीम की सूरत में पास करवाई जाए। ये फैसला पेशावर हाईकोर्ट जाहिर है दे सकती थी कि भाई आईनी तरमीम करनी है तो अवाम को भी पता होना चाहिए, और पार्लियामेंट के मेंबरान को भी पता होना चाहिए, मीडिया, सहाफ़ियों को, वुकला को, बार काउंसिल्स को, सबको, आप कमेटीज़ को, सबके सामने रखें। कोई 2-3 हफ्ते इस पर डिबेट करें, कोई महीना डिबेट करें, अर्करेजी करें, और फिर ये तरामीम करवाएं। तो फिर काजी साहब की तो छुट्टी हो जाती उतनी देर में, काजी साहब तो फड़काए जाते। इसलिए काजी साहब ने मारी है छलांग और अपने साथ लिया है जस्टिस नईम अफगान साहब को, और एक और तीसरे जज साहब को भी साथ लिया है, और 3 लोगों के बेंच में अब इस तरमीम को रख लिया है सुनने के लिए। लगता है कि काजी साहब सुन के फौरन उड़ाना चाहते हैं। गौर कीजिए कि काजी साहब का फैसला, काजी साहब ने बेंच बनाया, मुकदमा टेकअप किया। हम आपको पहले ही बता रहे हैं, जैसे जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इमरान खान से उनकी बहन और वकील या उनकी बहन और डॉक्टर की मुलाकात का जो पिटीशन सुनी थी, और सलमान अकरम राजा साहब ने वहां पर दलाइल दिए थे, फैसले से पहले ही हमने आपको बता दिया था कि आमिर फारूक साहब ने फैसला क्या देना है। अब हमने क्या, आप भी बता सकते थे, आप बच्चा बता सकता था, क्योंकि सबको पता है कि आजकल नीयत क्या चल रही है, और जज की शक्ल देख के पता होता है इसने फैसला क्या करना है। कौन सा जज है, बेंच देख लें तो आपको फैसले का पता है। तो अब काजी साहब हुकूमत को 1122 की सर्विस दे रहे हैं और बचाने की कोशिश करते हैं। अब बहरहाल अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। अगली खबर यह है कि चौधरी इलियास MNA जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों से जीते और उनको काफ लीग में डाल दिया गया, उसके बाद वो काफ लीग में ही बैठे रहे। काफ लीग को एक मखसूस MNA की खवातीन की नशिस्त चौधरी इलियास साहब की वजह से मिली, क्योंकि काफ लीग के जो नंबर ऑफ वोट थे वो 3 थे। इनको जबरदस्ती इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने काफ लीग में डाल दिया। जब इनको काफ लीग में डाल दिया, हालांकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इन्होंने एफिडेविट भी दिया था, और फिर शायद वो एफिडेविट इन्होंने वापस ले लिया या इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना। बहरहाल इनका नाम काफ लीग में डाल दिया, और यूं काफ लीग की सीटें हो गई 4। मखसूस नशिस्त मिलती है पंजाब में 4 सीटों पर। इस तरह काफ लीग, जिसको एक मखसूस नशिस्त नहीं मिल रही थी,
उनको इनके वोट की वजह से एक मखसूस नशिस्त मिल गई। ये मीन एक खवातीन मेंबर पार्लियामेंट जो है वो काफ लीग की असेंबली में आ गई। लेकिन इस सारे वक्त में अलियास साहब को कोई मसला नहीं इससे हुआ कि उनकी वोट की वजह से मखसूस नशिस्त मिली है। उन्होंने ठंड प्रोग्राम रखी और वो आराम से काफ लीग में बैठे रहे। ना उन्होंने जाकर इलेक्शन कमीशन में पिटीशन की, ना उन्होंने जाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में की, ना लाहौर हाई कोर्ट में की। वो बिल्कुल चुप रहे। और जब पब्लिक ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हूं और वोट भी दूंगा। अल्लाह करे वो दें। अगर देंगे, इन तरामीम में तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहें तो हम उनकी सताइश करेंगे और हम ये कहेंगे कि ये तमाम खदशात जो उनके बारे में थे ये गलत थे। लेकिन अब खबर आ रही है, शाफे हुसैन जो हैं वो खबर दे रहे हैं, चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे, कि चौधरी अलियास साहब जो हैं वापस काफ लीग में आ गए और जो उनका हमने रेफरेंस भेजा था उसको हमने वापस मंगवा लिया है और अब वो काफ लीग में रहेंगे। तो काफ लीग ने जो उनको डी सीट करने के लिए रेफरेंस भेजा था वो वापस ले लिया है। अब देखते हैं ये खबर कितनी दुरुस्त है। बहरहाल लग रहा है कि कोई ना कोई इसके अंदर आटा या दलिया पक रहा है। जो भी पक रहा हुआ वो आपके सामने रखेंगे। अगली खबर की तरफ आते हैं जी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के अंदर आईनी बेंच बनेंगे। मीन जो आईनी मुकदमात हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बेंचेस सुनेंगे, ना कि अलग आईनी अदालत बने। और अफवाज में सर्विसेज चीफ्स की एक्सटेंशन पार्लिमान की खुसूसी कमेटी देखेगी। ये JUI की तरमीम है। मीन जो अफवाज के अंदर एक्सटेंशन होनी है आर्मी चीफ की और दूसरों की, वो पार्लिमान की खुसूसी कमेटी देखेगी। और साथ आईनी बेंचेस बन जाएंगे। आईनी अदालत से बुनियादी ढांचे को नुकसान होगा। गरीब मुल्क में अयाशियां लगाई जाएंगी। नई अदालत होगी, लाखों रुपए का नुकसान होगा। ये कामरान मुर्तज़ा जो जमीयत उलमा इस्लाम मतलब के मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी के एक सेनेटर हैं, लॉयर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने ये बात बताई है। बात खासी काबिल अमल लगती है। बात खासी जो है वो समझ को आती है कि अगर आपने को बेंच बनाना तो बना दें। इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आईनी मुकदमात मतलब सीनियर जजेस और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट मिलके आईनी मुकदमात को सुन लें और ऐसे ही हाई कोर्ट में, तो ये कोई ऐसी अचंभे की अनोखी बात नहीं। हिंदुस्तान में पहले से ये हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो सकता है। लेकिन जो काम बिलावल जरदारी साहब करवाना चाहते हैं और दूसरे लोग करवाना चाहते हैं, वो तो काजी को एक्सटेंशन देने का प्रोग्राम है, उसके खिलाफ इस टाइम हमें खड़े नजर आ रहे हैं। जो इस टाइम के तमाम लोग हैं वो हमें मतलब कि फजल रहमान साहब हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, वो इस चीज़ को नहीं चाहती। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो ये है कि एक शिक जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की थी वो ये भी थी कि जो मुकदमात सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगेंगे वो नंबर वाइज लगेंगे। नंबर से पहले कोई मुकदमा नहीं लगेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इलेक्शन के हवाले से जो दरखास्त है कि इलेक्शन में धांधली हुई, वो तो काजी साहब नहीं सुन रहे, लेकिन तरामीम के हवाले से जो दरखास्त आई है वो अभी आई है हाल ही में, उसको काजी साहब ने पहले मुकर्रर कर दिया। मतलब कि काजी साहब एक और 2 नंबरी कर रहे हैं। खैर, ये तो अब आपको बताना भी वेस्ट ऑफ टाइम है। काजी साहब इतनी 2 नंबरियां करते हैं कि हम आपको क्या बताएं इस पर। अच्छा जी, एक आपके सामने और ख़बर रखनी है और वो ये है कि नजम सेठी साहब ने कहा है कि छुट्टियों में सब कुछ बंद है, अदालतें बंद हैं, इमरान खान साहब को जेल में अकेले कर दिया गया है। तो इसी टाइम में SCO का, शंघाई तावन तंजीम का बहाना लेकर चुप करके हुकूमत तरामीम करवा लेगी। मतलब वो जो मुल्की वकार SCO का जो अलाप गाया जा रहा है, असल में उसकी आड़ में ये शैतानी तरामीम करवाने का मुकम्मल एक प्रोग्राम बनाया है और अब नजम सेठी साहब वो हमें बता रहे हैं। तो ये बहुत ही अनहोनी सी बात है, लेकिन होने वाली बात भी है। मतलब कि आपको पता है कि हमारे यहाँ नेशनल सिक्योरिटी भी बेच दी जाती है, अपने सियासी मफादात के लिए, मजहब भी जो भी हो हम बेच के अपने मफाद को सामने रखते हैं। तो SCO भी बेची जा सकती है, मुल्की वकार का भी जो है वो ढंडोरा पीट के पीछे से अपना काम निकाला जा सकता है। तो अब देखते हैं नजम सेठी साहब की ये खबर कितनी दुरुस्त है। और उसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर साहब के असला शराब बरामदगी केस में नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए गए हैं। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।